हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 11/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 17 है। इससे पहले 16 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार डैश होगा, जहां जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान को किससे, द्रव्यमान यानी इसे एम से सूचित करते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में मास। इसे एम से सूचित किया जाता है। इसका मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। और भार पूछा गया था, भार को किससे, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो डब्ल्यू बराबर वाट पूछा गया है, डब्ल्यू बराबर, तो डब्ल्यू बराबर वाट। और जी बराबर दिया गया है कितना, जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लगेगा, डब्ल्यू बराबर होता है, अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, एम जी एच होता है। यहाँ एच की चर्चा नहीं है तो इसलिए हम क्या लेंगे, सिर्फ एम जी लेंगे। सॉरी, डब्ल्यू लिखा गया, एम जी है। तो यहाँ मान रखेंगे हम, m का मान कितना है, m का मान 10 है। और g का मान कितना है, g का मान भी 10 है। तो गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 100। क्योंकि भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आप बल का भी ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है 100 न्यूटन। तो हम देखते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम इसे बिना बनाए हुए भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसका यूनिट देकर हम करेक्ट कर सकते थे। देखिए, क्योंकि यहाँ क्या है, ऐसा मात्रक भार का क्या होता है, हम जानते हैं कि न्यूटन होता है। तो यहाँ क्या हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। इसमें देखिए यह क्या दिया गया, वाट दिया गया, तो यह तो होता नहीं। इसमें केजी दिया गया, यह होता नहीं। यह पास्कल दिया गया है, ये तो होता नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन डी, बिना बनाए हुए भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। ऐसे एग्जाम में हमारा टाइम बचेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो है आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आर्गन क्या है, तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। और बात की जाए कि आधुनिक अवस्था में अक्रिय गैस को कहाँ रखा गया है, तो वर्ग 18 में रखा गया है। और बात की जाए कि आधुनिक अवस्था में कुल कितने वर्ग है, तो 18 वर्ग है। आवर्तों की संख्या 7 है, जिसमें 18वें वर्ग को अक्रिय गैस या शून्य शून्य गैस के नाम से भी जाना जाता है, शून्य फैमिली के नाम से जाना जाता है। जिसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन आता है। अब नाइट्रोजन की बात है तो नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग कितना, 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन सार के बीड़ी को द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है। तो स्टारफिश किससे संबंधित है, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है हमारा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिआबंध होता है। तो किसमें त्रिआबंध होता है, सॉरी, किसमें त्रिआबंध होता है, तो प्रोपाइन में क्या होता है, त्रिआबंध होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कैसे इसमें त्रिआबंध होता है। क्योंकि हम जानते हैं एल्केन, एल्केन में क्या आ रहा है, अंत में ए एन ई आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि यह क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और उसके बाद आता है एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या आता है, ई एन ई आता है। और एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, वाई एन ई लास्ट में आता है, वाई एन ई। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि ये भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो हम देखिए, हम देखते हैं प्रोपीन, ई क्या आ रहा है, ई लास्ट में ई एन ई आ रहा है। तो यह तो क्या हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पूछा गया था 3 बॉन्ड, तो ये तो होता नहीं। और यह प्रोपेनॉल अम्ल है और प्रोपेनॉल है। और यहाँ देखते हैं तो प्रोपेइन है। तो वाई एन ई लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन में क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है, याद रखिएगा क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक फसल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। बाजरा क्या है, तो मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है बाजरा को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है CO2 का सापेक्षिक द्रव्यमान है, तो CO2 का सापेक्षिक द्रव्यमान कैसे निकलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या निकाल कर उसे जो जोड़ देंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, सापेक्षिक द्रव्यमान आ जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। तो जोड़ते हैं तो 6 2 8 और 2 2 यानी कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। यहाँ देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का कौन सा सूत्र होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v होता है। यह दर्पण का सूत्र होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पूछता है लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र हम जैसा कि जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। यह क्या है, तो यह लेंस का सूत्र है, यह दर्पण का सूत्र है, याद रखिएगा, क्योंकि यह दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया गया। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध 13 अप्रैल 1526 को हुआ था। ऑप्शन ए जे करेक्ट हो जाएगा। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हो जाता है। और बात की जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में, सॉरी 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हो जाता है। और बात की जाए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठों की हार हो जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो किसका मापन करता है, दूरी का मापन करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ करेंट थ्रू और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डैश, यानी कह रहा है करेंट किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओम के नियम अनुसार क्या होता है, V बराबर होता है IR। यहाँ से निकलेगा IR बराबर भी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R, यानी कि I जो है, जो वोल्टेज के क्या है, समानुपाती है, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो रेसिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है, ओम को ऐसे सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, तो धातु में होते हैं। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर धातु के बाहरी कोश में कितने, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 3 होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं लिथियम, हम बताए हैं कि जिसके लास्ट में ज़्यादातर अम आता है वो क्या होता है, वो लगभग धातु होता है। तो जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लिथियम का होता है 3, तो इसका आ जाएगा 2 और 1। तो बाह्यतम कक्षा में कितने आया, 1 आया। और इसका सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 10 और 1 आएगा। फिर इसके भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जो धातु के बाह्यतम कक्षा में क्या आता है, 1 और 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखिएगा। जो बाहरी कोश में जो 1 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वही क्या होता है, वह होता है इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता उसी को कहते हैं। और बात की जाए कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में धातु को कहाँ रखा गया है, तो बाएं तरफ रखा गया है, और अधातु को कहाँ रखा गया है, दाएं तरफ रखा गया है।
और बात की जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, तो मोसले ने दी। कब दिए थे, 1913 में दिए थे। यहाँ याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, मोसले ने, और यही पूछता कि आवर्त सारणी किसने दी, तो मेडलिफ ने दिए थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का संवयन करता है, यही सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बी, सी और डी क्या है, सही है। क्या है, कर रहा है, यह मस्तिष्क का अग्र और शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, यह सही है। इसमें 2 भाग होते हैं जिसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, यह भी सही। और डी देखते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है, यह भी सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के मध्य से निकालना होगा। तो किसके मध्य से निकालना होगा, CaCl2 के मध्य से निकालना होगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। CaCl2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, if the pH value of the salt is 7 then it's a salt of dash। तो माने कह रहा है नमक का pH मान कितना है, तो 7 है। तो वह क्या है, तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक का pH मान 7 होता है तो क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कहने का मजबूत अम्ल, और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस यानी मजबूत क्षार हो जाएगा। जब हम जैसा कि जानते हैं, अगर pH स्केल की बात की जाए कि किसने दी, तो सोरेनसन ने दी है, जो कि 0 से लेकर 14 तक के होता है, इतना ही के बीच में होता है pH मान, याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि pH मान 7 से अधिक है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से कम है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 है तो उदासीन होता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा। क्षार आधुनिक पीरियोडिक टेबल में पहले वर्ग को ही क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थ मेटल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ मेटल कहते हैं। वो कौन कौन आते हैं, तो हाँ ट्रिक से याद की हम तक किए हुए, आपको अच्छा लगे ट्रिक याद कर लीजिएगा। क्या है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये ट्रिक जिसमें ये क्या है, अल्कली मेटल है, यानी कि क्षार धातु। ये सब क्या है, क्षार धातु है। जो पहले वर्ग में आते हैं वही है, कितना है, 7 धातु, 7 तत्व है, वही है क्षार धातु। कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो देख लेते हैं कौन कौन है। तो पोटेशियम तो है। और कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सोडियम तो है। और रुबिडियम भी है, तो हमारा इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूछा गया था वर्ग क्षार धातु नहीं है, तो क्या है, कैल्शियम क्षार धातु नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, तो नियोन, हीलियम, जिनॉन और जिंक। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हेलोजन गैस में आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब क्या आते हैं, अक्रिय गैस में आते हैं। तो ये अभी है, नियोन भी है, और हीलियम भी है, जेनॉन भी है, और जिंक क्या है, जिंक नहीं है। तो इसलिए इनमें से भिन्न कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। तो किसमें होती है, तो मेढक का कूदना और हाथ से लिखना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ए और डी कौन है, तो ऑप्शन डी देखते हैं, ए और डी हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की संयोजिक
शक्ति या क्षमता क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के ऐसे लिखा गया है, भांगर, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। अगर पूछा जाए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो कौन होता है? ईस्ट होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार का परिवर्तीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है, तो जहां जी का मान दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति डैश होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है क्या दिया पूछा गया है। तो टी दिया गया है कितना है? टी दिया गया है 0.8, जी दिया गया है 10 और यू दिया गया है 0। कैसे होगा हम बताते हैं अभी। और भी पूछा गया है भी बराबर वाट, यानी अंतिम वेग। यू जो होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। भी क्या होता है? अंतिम वेग होता है। तो भी बराबर होता है, यहाँ सूत्र पर बैठेगा, भी बराबर यू प्लस जी टी होता है। क्या होता है सूत्र? याद रखिएगा, नहीं याद होता है भी बराबर यू प्लस जी टी। तो भी हो गया अंतिम वेग, यू हो गया प्रारंभिक वेग, जी का मान दिया हुआ है, टी का मान भी दिया गया है। तो यू का मान यानी प्रारंभिक वेग कैसे 0 होगा? क्योंकि वहाँ अभी तो रुका हुआ है, तो कोई भी चीज़ रुका हुआ है तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। इसलिए यू क्या हो जाएगा? 0 प्लस जी का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। देखिए यहाँ पे जी का मान 10 दिया गया और टी का मान कितना दिया गया है? 0.8 दिया गया। जब दशमलव यहाँ से हटेगा तो बटा में 10 आएगा, 10 से 10 खत्म, यानी भी बराबर क्या आ गया? 8। क्योंकि वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर यूनिट मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो गति का मापन कहलाता है। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, गति का मापन नहीं, यहाँ जड़त्व का मापन होगा और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तब मानव नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ सॉरी क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर लोकसभा मेंबर्स, यानी कह रहा है लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 साल। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। और लोकसभा की बात आई है तो चलिए लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा का संविधान में अनुच्छेद कितना 81 में उल्लेख किया गया है। लोकसभा के अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 552 हो सकता है। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 545 है, जिसमें से 2 चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा, आंग्ल भारतीय समुदाय द्वारा। बच गया 443। 443 में से 13 चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, और बच गया 400, जब घटाएंगे तो 420, यानी 420 कहाँ से चुने जाते हैं? तो 420 चुने जाते हैं राज्यों से, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बात की जाए कि लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लगातार 3 IPL का खिताब जीतने वाले कप्तान का नाम क्या है? तो कप्तान का नाम है रोहित शर्मा। लगातार 3 बार IPL का खिताब जीत चुके हैं। ऑप्शन ए इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? यानी कह रहा है एक्सेलरेशन का होता है हिंदी त्वरण, यानी त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो हम त्वरण बराबर बताए हैं A बराबर V/T होता है, जहाँ V का मान हम बता चुके हैं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसका सेकेंड समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड क्या हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे हम ऊपर सेकेंड को अब जब ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, तुरंत कैसा आता है कि मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं और बटा में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो देख लेते हैं मीटर पर सेकेंड कौन है, तो मीटर पर सेकेंड देखते हैं, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है डैश उपनिषद में, उस उपनिषद में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो उपनिषद की कुल संख्या कितना होता है, 108 है, जिसमें से 11 क्या है, प्रमाणिक है, जो कि मूल रूप से माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, लेकिन इसे एक दूसरे से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त के केवल 2 गैस हैं। तो कौन से ऐसे आवर्त है जिसमें केवल 2 गैस है? तो पहले आवर्त में क्या है, केवल 2 गैस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। पहले आवर्त में कौन है, 2 गैस है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। क्या हो जाएगा, 2 ही ऐसे क्या है, गैस है, तत्व 2 ही है, ये है जो कि क्या है, दोनों गैस है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर लिखी गई को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर लिखे गए तत्व को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।